हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग का टॉपिक है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, सेकेंड पार्ट, दैट इज क्वालिटेटिव एनालिसिस। हम लोगों ने पिछले क्लास में सीखा था क्वांटिटेटिव एनालिसिस मीन्स फेराडेज लॉ। आज सीखेंगे क्वालिटेटिव एनालिसिस मीन्स प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। ये हमारा टॉपिक होगा। तो हमारा टॉपिक है प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कशन किया था कि इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल cations are deposited at cathode and anions are deposited at anode. A at A, C at C। आ गया? Anions oxidize होते हैं at anode by losing electron and cations reduce होंगे at cathode by gaining electron. All right? तो in case of electrolytic cell containing only one electrolyte, like molten electrolyte, molten NaCl, molten MgCl2, कुछ भी आप कोई भी लेंगे molten फ्यूज्ड, तो उस केस में आपके पास एक ही केटायन होगा, एक ही एनायन होगा, देन नो प्रॉब्लम। केटायंस को डिपॉजिट कर दो कैथोड पे, एनायंस को एनोड पे। बट इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल containing two or more electrolytes as a mixture, like aqueous solution। जब भी आप aqueous solution लेंगे एसिड, बेस और सॉल्ट का, तो आपके पास दो इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे। जो आपका एसिड, बेस या सॉल्ट है वो तो है ही, साथ में जो वाटर आपका है मीडियम, वो भी बिहेव करेगा एज इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि आप जानते हैं कि वाटर इलेक्ट्रोलाइट है इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, बेस और सॉल्ट। तो मिक्सचर हो गया ना, ठीक है। तो ऐसे केसेस में जब आपके पास मिक्सचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स हो, मतलब टू और मोर डिफरेंट केटाइंस हो या फिर टू और मोर डिफरेंट एनाइंस हो, तो ऐसे केस में कौन सा केटाइन डिपॉजिट होगा एट कैथोड, कौन सा एनाइन डिपॉजिट होगा एट एनोड, ये समझने के लिए आपको एक रूल सीखना पड़ेगा। इसे कहते हैं प्रिफरेंशियल डिपोजिशन रूल। ऑलराइट, तो प्रिफरेंशियल डिपोजिशन रूल ये कहता है कि वो केटाइन जिसमें इलेक्ट्रॉन गेनिंग कैपेसिटी ज्यादा हो, उस केटाइन का डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होगा और वो केटाइन डिपॉजिट होगा एट इलेक्ट्रोड। अब इससे पहले आप इस टर्म को समझिए, डिस्चार्ज पोटेंशियल। तो किसी भी आयन को इलेक्ट्रोड पे डिस्चार्ज होने के लिए, डिपॉजिट होने के लिए जितनी एनर्जी की जरूरत है, दैट इज कॉल्ड डिस्चार्ज पोटेंशियल। जाहिर है आपके पास अगर टू और मोर केटायंस, एनायंस हैं, तो जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होगा वो पहले डिस्चार्ज होगा। ऑलराइट, तो इन केस ऑफ केटाइन डिस्चार्ज पोटेंशियल किसका कम होगा? जिसमें इलेक्ट्रॉन गेनिंग कैपेसिटी ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि हमारे इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो केटाइन है वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है, फिर वो रिड्यूस होता है ना। जैसे मान लीजिए आपके पास कैल्शियम आयन है, वो इलेक्ट्रॉन गेन करके कैल्शियम बनेगा। अगर मैग्नीशियम आयन है तो वो इलेक्ट्रॉन गेन करके मैग्नीशियम बनेगा। अब मान लो कि आपके पास इन दोनों का अगर मिक्सचर है इन द सेल, तो जाहिर है कि इन दोनों में कंपटीशन होगा कि कौन पहले डिपॉजिट हो। तो इस कंपटीशन में बाजी कौन मारेगा?
जो इलेक्ट्रॉन गेनिंग कैपेसिटी जिसकी ज्यादा होगी वो पहले डिपॉजिट होगा। अब सवाल ये है कि आप कैसे जानेंगे कि इन सारे केटायंस में से किसमें इलेक्ट्रॉन गेनिंग कैपेसिटी ज़्यादा है? तो बहुत सिंपल है। इसके लिए आप कीजिए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, रिएक्टिविटी सीरीज, हम लोग पढ़े हैं। आप जानते हैं कि डाउन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इलेक्ट्रॉन गेनिंग कैपेसिटी इंक्रीजेस and electron losing capacity decreases, means reducing power decreases, oxidizing power increases। याद आ गया? तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो मेटल, जो केटायन नीचे है वो पहले डिपॉजिट होगा। तो याद कीजिए कैल्शियम और मैग्नीशियम में से सीरीज में कौन नीचे है? याद आ गया? कौन नीचे है? आप याद कीजिए सीरीज को। लिथियम सबसे ऊपर है, उससे नीचे पोटेशियम है, उससे नीचे बेरियम है, उससे नीचे स्ट्रोंटियम है, उससे नीचे कैल्शियम है, उससे नीचे सोडियम है, उससे नीचे मैग्नीशियम है, उसके बाद एल्युमिनियम है, उसके बाद मैंगनीज है, फिर जिंक है, फिर आपका टिन है, फिर और सब बीच में कुछ और छूट गया, जैसे क्रोमियम है, आयरन है, कैडमियम है, कोबाल्ट है, निकेल है, देन उसके बाद टीन आपका है, फिर लेड है, फिर हाइड्रोजन है, फिर उसके नीचे आपको कॉपर आता है, फिर सिल्वर है, फिर मरकरी है, फिर गोल्ड है। ये सारे देखिए मेटल्स आते हैं इस सीरीज में। तो जो सीरीज में नीचे है, मतलब जो आगे है, वो पहले डिपॉजिट होगा। तो इस केस में कैल्शियम का पोजीशन देखिए, मैग्नीशियम का पोजीशन देखिए। आगे कौन है? मैग्नीशियम, मतलब मैग्नीशियम में इलेक्ट्रॉन गेनिंग कैपेसिटी ज्यादा है कैल्शियम से, तो मैग्नीशियम पहले डिपॉजिट होगा। तो अगर आपके पास सेल में ये दोनों प्रेजेंट है तो ये आपका प्रोडक्ट होगा एट कैथोड। आई बात समझ में? बहुत सिंपल है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो केटायन नीचे है वो पहले डिपॉजिट होगा। वेरी क्लियर। मान लो आपके पास सोडियम आयन है, जो सोडियम बनकर डिपॉजिट होगा, और हाइड्रोजन है जो डिपॉजिट होगा एज हाइड्रोजन गैस। अगर इन दोनों का मिक्सचर है आपके पास सेल में, तो पहले कौन डिपॉजिट होगा? हाइड्रोजन। आपको मिलेगा हाइड्रोजन गैस एट कैथोड, सोडियम नहीं मिलेगा। बात समझ में आ गई? तो ये तो हो गया केटायंस के केस में। अब बात करते हैं एनायंस। जब तुम्हारे पास 2 और मोर एनायंस होंगे इन द सेल, तो अब सवाल यह है कि कौन सा एनायन पहले डिपॉजिट होगा। एनायन का डिस्चार्ज पोटेंशियल हम कैसे तय करेंगे? तो उसके लिए याद करो कि एनायंस इस सेल में क्या होते हैं? ऑक्सीडाइज होते हैं। कोई भी आप लोगे एनायन तो वो ऑक्सीडाइज होगा बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन। अब मान लो कि तुम्हारे पास ये दोनों एनायंस हैं एक साथ सेल में, तो अब इन दोनों में से कौन पहले डिपॉजिट होगा? किसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होगा? ये तय होगा उस एनायन के इलेक्ट्रॉन लूजिंग कैपेसिटी पे। यस, जिस एनायन की इलेक्ट्रॉन लूजिंग कैपेसिटी ज्यादा होगी वो पहले डिपॉजिट होगा, मतलब उस एनायन का डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होगा। अब सवाल ये है कि हम कैसे तय करेंगे? फिर आपको सीरीज हेल्प करेगा, है ना? तो सीरीज में हम लोगों ने अभी किया डिस्कशन कि डाउन द सीरीज
इलेक्ट्रॉन गेनिंग कैपेसिटी डिक्रीजेस, इलेक्ट्रॉन लूजिंग कैपेसिटी इंक्रीजेस। तो जो एनायन नीचे है सीरीज में वो पहले डिपॉजिट होगा, उसमें कैपेसिटी क्या होगी, पहले होगी डिपॉजिट होने की। लेकिन सीरीज में, सॉरी, एनाइंस में जो आपका एनाइन सीरीज में ऊपर है वो पहले डिपॉजिट होगा, जो नीचे है वो बाद में डिपॉजिट होगा, क्योंकि डाउन द सीरीज आप जानते हैं ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ता है, ऑक्सीडाइजिंग पावर इंक्रीजेस डाउन द सीरीज। मतलब इलेक्ट्रॉन लूजिंग कैपेसिटी क्या होती है आपकी, इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी बढ़ती है डाउन द सीरीज। तो जो एनाइन ऊपर है सीरीज में वो पहले डिपॉजिट होगा, जो एनाइन नीचे है वो बाद में डिपॉजिट होगा, कैटायन का बिल्कुल ऑपोजिट। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उस सीरीज में एनाइंस कम दिए हुए हैं, तो उसके लिए हम लोग कुछ एनाइंस अलग से ले लेते हैं लिस्ट में। मैं आपको लिस्ट दे देता हूं, उसी ऑर्डर में ये डिपॉजिट होगा। आइए, तो अगर आपके पास फॉस्फेट आयन है और सल्फेट आयन है तो पहले कौन डिपॉजिट होगा, सल्फेट आयन। फिर बारी आएगी नाइट्रेट की, मान लीजिए अगर ये दोनों है तो ये पहले डिपॉजिट होगा। फिर हाइड्रोक्साइड आयन की बारी आएगी, फिर फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। ये ऑर्डर है डिपोजिशन का। मतलब अगर आपके पास क्लोराइड है, ब्रोमाइड है, तो ब्रोमीन पहले डिपॉजिट होगा। अगर ब्रोमाइड है, आयोडाइड है, तो आयोडीन पहले डिपॉजिट होगा, है ना। ऐसे मान लीजिए हाइड्रोक्साइड है और क्लोराइड है, तो कौन पहले डिपॉजिट होगा, क्लोराइड डिपॉजिट होगा। ठीक है, बिल्कुल। ये लिस्ट आपको ध्यान में रख लेनी है, इतना से ही काम चल जाएगा हम लोगों का एनाइंस के लिए। तो केटाइंस के लिए याद रखना है, मैं फिर रिपीट कर दे रहा हूं, केटाइंस पहले वो डिपॉजिट होगा जो सीरीज में, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे होगा, और एनाइंस पहले वो होगा डिपॉजिट जो सीरीज में ऊपर होगा। ऑलराइट, अब मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस का। इसमें दो अलग अलग कंडीशंस हैं। जब भी आप प्रोडक्ट दिखाएंगे, क्वेश्चन देखेंगे, तो इसमें आपको दो चीजें देखनी होगी। पहला कि इलेक्ट्रोलाइट इनर्ट मतलब प्लैटिनम है या नहीं। तो शुरुआत करते हैं ऐसे केसेस से जब आपका इलेक्ट्रोड इनर्ट प्लैटिनम। फॉर इनर्ट मीन्स प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। ऐसे केस में मान लो आपके लिए एग्जांपल है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस NaCl सॉल्यूशन, जिसे आप कहते हो ब्राइन सॉल्यूशन। देखो एक्वस सॉल्यूशन है, तो आपके पास टू टाइप्स के इसमें इलेक्ट्रोलाइट है, सोडियम आयन, क्लोराइड आयन NaCl से, और वाटर से H+ एंड OH-। देखो मिक्सचर हो गया। तो इन दोनों केटायन में इन दोनों में से कौन आपके सीरीज में नीचे है, H+। तो H+ यहां डिपॉजिट होगा बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन एज हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस आपका प्रोडक्ट है एट कैथोड। एट एनोड, अब देखो इन दोनों में से अभी हम लोगों ने सीखा, इन दोनों में से कौन था आपका आगे, क्लोराइड आयन। तो क्लोराइड आयन आसानी से डिपॉजिट होगा बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन। ये आपका दूसरा प्रोडक्ट है क्लोरीन गैस। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया हाइड्रोजन गैस एट कैथोड एंड क्लोरीन गैस एट एनोड। आई बात समझ में?
इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस NaCl। अब मैं दूसरा क्वेश्चन लेता हूं, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। देखो इसमें कॉपर सल्फेट इलेक्ट्रोलाइट है, ये इस तरह से आयनाइज होगा, कॉपर आयन एंड सल्फेट आयन, ठीक है बिल्कुल। देखो इस केस में आप देखो जो दो केटायंस आपके पास हैं, कॉपर आयन, हाइड्रोजन आयन, इन दोनों में से सीरीज में कौन नीचे है? कॉपर। तो इस केस में कॉपर डिपॉजिट होगा एट कैथोड। और इन दोनों में देखिए अभी लोगों ने सीरीज देखा है आयन का, तो पहले कौन डिपॉजिट हो रहा था? हाइड्रोक्साइड आयन। तो हाइड्रोक्साइड आयन का देखो ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन को ध्यान में रख लेना है। आपका प्रोडक्ट है इसमें ऑक्सीजन गैस। तो इस केस में इस क्वेश्चन का आंसर क्या देंगे आप कि कॉपर इज डिपॉजिटेड एट कैथोड एंड ऑक्सीजन गैस इज डिपॉजिटेड एट एनोड। ये आपका आंसर हो गया कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का। आई बात समझ में? इस तरह से दो डिफरेंट केसेस हो गए। इन सब में एक चीज कॉमन है कि इलेक्ट्रोड क्या है आपका? इनर्ट है। अब इसमें दूसरा केस आते हैं, एक टिपिकल केस ये है कि इफ मेटल इज डिपॉजिटेड, जैसे कि अभी देखो आपका मेटल हो रहा है डिपॉजिट, कॉपर सल्फेट से कॉपर हो रहा है डिपॉजिट, एंड द सेम मेटल is used as electrode। जो मेटल डिपॉजिट हो रहा है कैथोड पे, वही मेटल अगर इलेक्ट्रोड है, कैथोड है, तो क्या? जैसे ये क्वेश्चन अगर ऐसा होता कि इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन by using copper electrode। अब देखो ये क्वेश्चन बदल गया, अब ये इसमें कॉपर इलेक्ट्रोड हो गया, कॉपर ही डिपॉजिट होगा और कॉपर ही वहां इलेक्ट्रोड है। तो अब इस केस में क्या कुछ डिफरेंट होगा? देखो ध्यान से, इतना कुछ तो होगा ही जो आपके सामने है, पहले से इतना कुछ लिख देना है। अब इसके बाद क्या होगा? ये कॉपर जो डिपॉजिट हो रहा है एट इलेक्ट्रोड, और इलेक्ट्रोड भी कॉपर है, तब सोचो कॉपर इलेक्ट्रोड है और इसके ऊपर कॉपर ही क्या हो रहा है? डिपॉजिट हो रहा है। तो जाहिर है कि एक्सेस हो गया कॉपर, कॉपर के ऊपर कॉपर डिपॉजिट हो गया, तो एक्सेस कॉपर हो गया। और जैसे ही एक्सेस हो जाएगा मेटल, तो क्या करेगा कि जो आपका एनाइन बचा हुआ है, बचा हुआ होता है अनडिपॉजिटेड, जो डिपॉजिट नहीं हुआ है। तो आप देखो इन दोनों में से डिपॉजिट कौन हुआ है? हाइड्रोक्साइड आयन। बचा हुआ कौन है? सल्फेट आयन। तो क्या करेगा, ये जो एक्सेस कॉपर है, ये इस बचे हुए सल्फेट आयन से जो अनडिपॉजिटेड एनाइन है उससे कर लेगा कॉम्बिनेशन, और ये बन जाएगा कॉपर सल्फेट। तो अब आपका ये है प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट एट कैथोड, एंड ऑक्सीजन गैस तो आपका है ही प्रोडक्ट एट एनोड। ऑलराइट, तो जैसे ही आप ऐसा क्वेश्चन देखो कि जो मेटल डिपॉजिट हो रहा है
वही मेटल प्रेजेंट है एज इलेक्ट्रोड। तो ये फंड आपको याद रखना है कि एक्सेस मेटल कंबाइंस विथ अनडिपॉजिटेड एनाइन टू गिव अ सॉल्ट एज प्रोडक्ट। आई बात समझ में? ये आपका पूरा हो गया क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, और इसी के साथ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन एंड कोलरॉश लॉ, वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू।